बेटा देखो, अभी जो हमने लास्ट यूनिट इंडियन डेवलपमेंट के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स में कवर अप करी थी, उस यूनिट का नाम क्या था यहाँ पे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, अगर बच्चे हम बात करते हैं किसकी, 1947 से 1990, तो ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ना है आज, 1991, क्योंकि बेटा जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो कौन से ईयर के अंदर आया था, 1991 के अंदर। क्यों 1991 से पहले हमने काफी कुछ पढ़ा कि भाई 3 टॉपिक्स तो इसमें मेन थे, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके की थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या थे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये 3rd टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इस चैप्टर को जो जाना जाता है, बेसिकली जाना जाता है बेटा एनईपी के नाम से, जिसका नाम है, वो फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, पहले कहते हैं सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी। कहते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एक तरीके से अपने यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या, इसके लिए हम समझते हैं पहले। कहता है इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके लिए हम 2 चीजें समझते हैं, एक होती है बेटा हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और एक होती है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है क्या, कहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी इसके अंदर जो ओनरशिप होता है वो किसके पास होता है बेटा, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। दूसरी आती है हमारी बच्चे यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है, मीन्स और प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके बाद बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी अगर हम बात करें तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, कहता है पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। कहता है ज्यादातर जो रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में कौन करते हैं बेटा, भाई कहने वाली बात है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाई आज भी अगर देखा जाए तो कंट्रोल किसका चलता है, गवर्नमेंट का ही चलता है ना, चाहे प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कंट्रोल कौन लगाती है, हमारी गवर्नमेंट ही लगाती है। तो डोमिनेटेड का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर ही आज भी क्या कर रहा है बेटा, डोमिनेट, यानी कि ऊपर वाला रोल जो प्ले करता है, मेन रोल प्ले कौन करता है, हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड, वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू किससे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टर्स के रूप में। आज भी देखो हम सिंपल सी बात करते हैं, हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक है हमारी इंडियन रेलवे और एक है मान लो कोई अंबानी का शेयर। आपको ये कहा जाता है कि बेटा आप इन्वेस्टमेंट करो, दोनों में से किस में करनी है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी होगी इंडियन रेलवेज के अंदर। रीजन मेन क्योंकि मेरे को उस पर भरोसा है, श्योरिटी है, और ये पता है कि मेरे पैसा रिस्क में नहीं जाएगा, क्योंकि किसके पास जा रहा है, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है हमारी। होता है ना भाई, क्यों आज भी अगर आपके जो घर पे पर्सन हैं आप उनसे बात करोगे भाई प्राइवेट बैंक अकाउंट खुलाना चाहिए गवर्नमेंट, तो उनका रिप्लाई क्या आता है, भाई गवर्नमेंट खुलवाना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी क्या है हमारी लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट उसके अंदर बीच में, तो हमारा पैसा क्या है किसी सेफ हैंड के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब भले ही प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन आज भी जो लोगों का भरोसा है, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो लोग ज्यादा कहां पे करना प्रेफर करेंगे बेटा, पब्लिक सेक्टर में करते हैं कंपेरेटिव टू प्राइवेट। कहते हैं पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी फॉर 4 डिकेड्स, लगभग 40 सालों से हमारे यहाँ पे किसने चलाया, सारा का सारा राज किसने चलाया, यहाँ पे सरकारी सेक्टर का था। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हैम्पर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें आगे करने को, ठीक है, इसके एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, टेम्पर्ड क्या होती है बेटा, टेम्पर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब इकोनॉमी की हालत क्या कर दी जाए, बहुत ज्यादा बुरी कर दी जाए। अब यहाँ पे टर्म क्या आ गया, हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से क्या करा गया इकोनॉमी को, यहाँ पे जो टू मेक समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर थी उसने क्या कर दिया, जो ग्रोथ प्रोसेस थी उसको कहीं ना कहीं पे क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। अब डिफिकल्ट किस तरीके से बनाया वो समझते हैं यहाँ पे। कहता है इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, आप सोच रहे होगे, देखो कंफ्यूजन क्या आई होगी आपके माइंड में, ये कंफ्यूजन आई होगी कि सर आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से ये बढ़ाया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर जितना आएगा उतना अच्छा रोल प्ले होगा इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल अपोजिट जा रहा है किसी दिशा में, कि आप कह रहे हो कि पब्लिक सेक्टर पे भरोसा ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट हम सारी उसमें करेंगे। ये बात हो रही है बिफोर 1991 की, कि 1991 से पहले लोग क्या करते थे। क्या बात हो रही है कि 1991 से पहले लोग कहां पे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते थे, कौन सा सेक्टर ज्यादा चलता था, तो सारे क्या थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर थे। अब कहते हैं इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया के अंदर क्या हुआ बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, यानी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन में चली गई, जिसे आप जानते हो किसके नाम से, हमने एक पढ़ा था यहाँ पे क्या,
ट्रेड साइकिल पड़ी थी ना, उसके अंदर क्या होता था बेसिकली, डिप्रेशन का टाइम जो आ जाता है कि इकोनॉमी क्या चली गई, बिल्कुल ही नीचे चली गई हमारी। उस टाइम पे क्या किया गया, कहते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस क्या आए थे। अब हमने ये समझ लिया कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों आया, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसको बाहर निकालने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए हमने क्या करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। उसका एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है बेटा यहाँ पे, क्या, साइड। साइड का मतलब क्या है यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पहला रीजन क्या था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की क्या थी, शॉर्टेज। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डेब्ट बर्डन, कर्जे में बहुत ज्यादा थे। दूसरा था इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या है, लगातार कीमतें क्या हो रही थी, चीजों की इंक्रीज होती चली जा रही थी। अब इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कहते हैं इंपोर्ट ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। समझो इस लाइन का मतलब क्या है। हो क्या रहा था बेटा, क्योंकि हम ना डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बाहर की कंट्रीज पे। हमने एक टैगलाइन पढ़ी थी क्या, कि अगर हम प्राचीन काल में बात करें, मतलब 1947 के बाद जो हमारे देश की हालात थी, हम क्या कर रहे थे, या ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हम क्या कर रहे थे, हम बने हुए थे एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ अ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो हम इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारा एक्सपोर्ट था वो क्या था, काफी कम था। उसका इफेक्ट क्या पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोएस्ट। ऑब्वियसली बात है, जब आप देखो, सिंपल समझो भाई, अगर मैं इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैं जब इंपोर्ट करूंगा तो मेरे को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा, तो एक्सपोर्ट की कंडीशन में जब मैं माल बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, और मेरा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन हम कर क्या रहे थे, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे बच्चे, हम कम, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो क्या होता चला गया, हमारे यहाँ पे कम होता चला गया। There were not sufficient reserve for even a fortnight finance import। मतलब हमारे पास एक रात के लिए भी इतना पैसा भी नहीं बचा था। एक कंडीशन क्या आई थी कि इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं बचा था कि हम एक रात के अंदर भी क्या कर सके, इंपोर्ट की बिलिंग को हम पे आउट कर सके। मतलब बिल्कुल क्या हो गया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गए थे, बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे हमारे पास। ठीक है, अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कहते थे कांस्टेंट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। हुआ क्या बेटा, गवर्नमेंट आई, वो लगातार खर्चे कर रही थी कि नए नए प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश कर रही थी, लेकिन उन प्रोग्राम्स को चलाने का कोई भी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनल सोर्स। और जो गवर्नमेंट के इंटरनल सोर्स थे, इंटरनल सोर्स क्या आता है, टैक्सेशन। टैक्सेशन से भी गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे थे। रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, देखो दो बने हुए हैं, एक तो नीचे रेलवे हो गया और ऊपर क्या हो गया आपका, पोस्ट ऑफिस। तो रेलवे और पोस्ट ऑफिस से भी आप ज्यादा पैसा काम, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स खोले, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, लेकिन उससे वो पैसा अर्न नहीं कर पाई क्योंकि उनका मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं था। ठीक है बच्चे, फिर डेब्ट बर्डन। डेब्ट बर्डन क्या है बेटा, जब देश आजाद हुआ ना तो हमें अपने आप को डेवलप करना था, तो डेवलप करने के लिए बच्चे हमने क्या करा, बाहर की कंट्रीज से लोन लेना स्टार्ट करा। अब टू मीट इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द अदर कंट्री एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने बाहर से क्या लिए, बहुत ज्यादा लोन लिए। ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज नॉट सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लेंडर्स। सीधा सा लॉजिक है, देखो पहले पॉइंट में मैंने क्या पढ़ा कि मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। अब मैंने भाई लोन ले लिया, लोन लेने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा, लोन लिया है तो भाई मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब जब इंटरेस्ट देने की बारी आई तो वहां पे दिक्कत क्या है कि मेरे पास तो फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। भाई अगर मैंने यूएस से लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो डॉलर्स में देना पड़ेगा ना, तो डॉलर लाऊंगा कहां से, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। तो यानी हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इवन हम इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लैंड टू इंडिया। कोई भी बाहर की कंट्री या कोई भी पर्सन यहाँ पे अब लैंड करने के लिए या कह सकते हैं हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। देखो सीधी सी बात है, दो चीजें होती हैं लोन लेने के अंदर। आपने किसी से बेटा पैसा उधार लिया, वो तब तक शांत रहेगा, मान लो आपने उससे ब्याज पे लिया, अगर आप उसको टाइम पे ब्याज भी देते रहोगे ना, वो सेटिस्फाई रहेगा, चल यार कुछ नहीं आ रहा तो ब्याज तो आ ही रहा है ना मेरा इंटरेस्ट। लेकिन अब आप इंटरेस्ट भी देना बंद कर दो और उससे आप कहो कि और पैसा दे दे, तो क्या देगा वो, कहेगा भाई पिछले पैसे का ब्याज भी नहीं दे रहे हो, मेरे से नया पैसा और मांग रहे हो। तो यही इंडिया की कंडीशन हो गई कि हम इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे थे और हमें और चाहिए था पैसा, तो दोनों ही चीजें हमें मिल नहीं पाई उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कहते हैं प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके प्राइसेस क्या हुए, लगातार इंक्रीज होते चले गए।
किसकी वजह से? इंक्रीज इन मनी सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड। दो ही रीजन थे, एक तो मनी सप्लाई क्या हो रही थी क्योंकि नई नई इकोनॉमी बनी थी, पैसा छापा जा रहा था और ज्यादा पैसा बढ़ रहा था इकोनॉमी में, तो सप्लाई बढ़ रही थी। दूसरा क्या हो रहा था बेटा? पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, डेवलपमेंट के लिए हमारे पास मशीन नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ? जितने भी एसेंशियल गुड्स थे उनकी क्या हो गई? इकोनॉमी के अंदर शॉर्टेज हो गई। तो दोनों ही रीजन आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कि किसका कारण बनते हैं? ये इन्फ्लेशन का कारण बनते हैं, महंगाई का कारण बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई ठीक है, हम किस तरीके से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए। उसी के लिए हमने ये चैप्टर पढ़ना है बेटा, जिसका नाम है क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या करना पड़ा था बेटा? एक तो इन्फ्लेशन था इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, हाई एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे क्या थे उस टाइम पे? बहुत ही ज्यादा थे। नो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी नहीं था। हाई डेट मतलब कर्जा बहुत ज्यादा था। पुअर पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस, यानी जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर थे वो सारे किस में जा रहे थे? लगातार घाटे में, लॉस में जा रहे थे। और लो अर्निंग्स, और गवर्नमेंट के थ्रू अगर टैक्सेशन की बात करी जाए, किसी की भी बात करी जाए, तो वहां पे अर्निंग्स बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, अब कहते हैं फॉलो आवर कंडीशन प्लीज हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक। अब हुआ क्या? जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किससे हेल्प मांगी भाई? वर्ल्ड बैंक के पास गया, आईएमएफ के पास गया कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, पैसे के लिए क्या करो आप? हमारी मदद करो ताकि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। ठीक है, कहता है अब हुआ क्या इसके अंदर? कहता है डिक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। अब इसको करने के लिए हुआ क्या? समझना हुआ क्या प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। भाई मेरे को एक प्रॉब्लम हुई, यानी मैं इंडिया हूं मान लो, तो इंडिया को मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज हो गई और देश तरक्की नहीं कर रहा, पैसे की शॉर्टेज है, फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं किसी के पास जाता हूँ कि भैया हमारी आप हेल्प कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्प करने के लिए सामने वाला क्या रखेगा? कुछ कंडीशंस रखेगा। ठीक है जी, हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप बताओ आप हमारे लिए क्या करोगे? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा ठीक है जी हम कर देंगे, आप बताओ क्या करना है। तो वो कहते हैं सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा जी आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या हो गया? कम। रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यानी ये पॉइंट हो गया जो आपके कोटा रेस्ट्रिक्शन थी कि इतना ही माल मंगवा सकते हो, तो उन्होंने कहा कि जो आपने ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना दूसरे कंट्रीज के साथ, उसको क्या करो आप यहां से रिमूव करो। तीसरा, रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या होता था बेटा? सारा कुछ कौन बनाता था? पब्लिक सेक्टर। अब उन्होंने क्या कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर पे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है वो भी क्या करो आप सारी की सारी हटाओ। तो इन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? ठीक है सर, आप हमें अगर हेल्प करते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे, जितनी भी रेस्ट्रिक्शन चली आ रही है हम उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और उन्हीं रेस्ट्रिक्शन को आप जानते हो बेटा किसके नाम से? एलपीजी के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रेड रेस्ट्रिक्शन खत्म। उसके बाद क्या बोला मैंने? प्राइवेटाइजेशन, डिक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हो गया प्राइवेटाइजेशन। फिर क्या आया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी क्या है बेटा? एक तरीके से ये प्राइवेट सेक्टर भी है और क्या है? रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यानी जो हम बाहर से माल मंगवा रहे हैं हमने उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, तो हमने इकोनॉमी को कहां से जोड़ दिया? दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। तो वो क्या टर्म बनता है हमारा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब कहते हैं वी आर कमिटेड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जब हमने वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली तो हमने उनको एक कमिटमेंट दी, किसके लिए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, कि हम तैयार हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अब लोन ऑफ 7 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इतने का क्या मिला हमें? उसके बदले में लोन मिला। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम ये समझ पाए होंगे, इतनी पहले भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है या स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम आप समझ पाओगे कि कंडीशन क्या रही है इंडिया की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और किस वजह से ये कंडीशंस आई थी। ठीक है ना, तो ये इसका बेस्ट पार्ट रहेगा, आपको अब ये क्लियर हो गया कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से हमने ये सारी चीजें अडॉप्ट करी थी। ठीक है बच्चे, अब देखिए आगे कहते हैं पॉलिसी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। पॉलिसीज को हमने 2 जगह पे डिवाइड कर दिया। पहली स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी कि शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। स्टेबलाइजेशन का मतलब चीजों को एक तरीके से स्थिर करना, जो उथल पुथल मची हुई है ना, अप डाउन था, उसको क्या करना? पहले स्टेबलाइज करना एक तरीके से। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो कि कौन सी थी? हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। अब हम बात करें कि शॉर्ट टर्म मेजर्स में क्या करना चाहते थे। पहला पॉइंट बेटा, करेक्ट द वीकनेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमने क्या पढ़ा बेटा कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट बहुत कम था। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना चाहते थे? हम मैनेज करना चाहते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल बाय मेंटेनिंग द सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
और दूसरी कोशिश क्या थी हमारी कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो रही है बेटा, शॉर्टेज हो रही है, उसको हम क्या करें, एक तरीके से कंट्रोल करें और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें। अब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव क्या थे, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी को क्या करा जाए, इंक्रीज किया जाए, इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेक्टर, यानी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। पहले हमारे यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब देखिए आगे, इसी के लिए हमने क्या बनाई बेटा, ये एलपीजी पॉलिसीज बनाई आपके सामने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था बेटा, सबसे पहला पॉइंट मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। भाई हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि पहले अगर प्राइवेट सेक्टर कोई भी फर्म खोलना चाहता था, फैक्ट्री खोलना चाहता था, तो उसे गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था बेटा, लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने वो सारी रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दी, रिमूव कर दी। दूसरी एक पॉलिसी क्या होती थी कि कुछ सेक्टर ऐसे थे जो सिर्फ सरकारी सेक्टर थे और कुछ थे किसके पास थे, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उसमें भी क्या थी कि वो इतनी ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने क्या कर दी बेटा, रिमूव कर दी, और उस टर्म को क्या बोला गया यहाँ पे बच्चे, लिबरलाइजेशन बोला गया। उसके बाद आया प्राइवेटाइजेशन, सेकेंड पॉइंट बच्चे आपका, कहते हैं प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्राइजेस इन द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि एक तरीके से अभी हमने दो सेक्टर्स पढ़े थे, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, तो अब सोशलिस्टिक को भी कहां पे शिफ्ट करने की कोशिश करी गई, कैपिटलिस्टिक की तरफ। यानी जो जो गवर्नमेंट चला रही थी उसके ओनरशिप राइट किसको दिए जाए, प्राइवेट सेक्टर को दिए जाए। इस टर्म को क्या बोला जाता है, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना गया। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी with the world economy through removal of a barriers और international trade and capital movement। यानी कि अपने देश को बाहर की कंट्रीज से जोड़ना, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, व्यापार को काफी इजी बनाना, ये क्या होता है बेटा, हमारा एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जो एक टर्म पढ़ रहे हो ना, प्राइवेटाइजेशन, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। प्राइवेटाइजेशन बच्चे आप समझ गए क्या, कि सर गवर्नमेंट सेक्टर की जो एक तरीके से पावर थी, हम किसको देना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। गवर्नमेंट को किसमें कन्वर्ट कर दो, प्राइवेट में कर दो। अब अगर मैं आज प्रेजेंट एग्जांपल लेता हूं बेटा, अगर हमारा 1991 से पहले की बात करें तो दिल्ली मेट्रो आज किसके अंडर होनी चाहिए थी, फिर गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन आज दिल्ली मेट्रो किसके अंडर चलती है, पूरी की पूरी भाई सेमी प्राइवेट है वो। बेसिकली वो पूरी की पूरी क्या है, गवर्नमेंट भी नहीं है, क्या है वो, एक तरीके से सेमी प्राइवेट के अंदर आ गई। रीजंस क्या है कि अब धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लिबरलाइजेशन क्या था, देखो अब लिबरलाइजेशन तो आप समझ गए क्या था, अब इसके एम क्या थे, उससे हेल्प क्या मिली, कहते हैं मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। एम क्या था इसका बच्चे, एम ये था was to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector and multinational corporation to invest and expand। देखो लिबरलाइजेशन से पहले क्या दिक्कत आ रही थी बच्चे, की जो बाहर की कंपनीज थी ना, वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही आप देखो, सिंपल सी बात आपको बताऊं, नोएडा, गुड़गांव या जितने भी, चाहे इवन इसके अंदर आप ले सकते हो कौन सा है आपका, बेंगलोर, पूना, ये जितने भी आईटी हब्स बने हैं ना, अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखो, ये सारे के सारे 1991 के बाद ही डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं। रीजन की लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आना स्टार्ट हुई। अगर किसी ने यहाँ पे बेटा कॉल सेंटर का नाम सुना होगा ना, तो वो भी 1991 के बाद ही सुनना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि उससे पहले कॉल सेंटर थे ही कहाँ भाई। कॉल सेंटर है क्या, इंडिया वाले कॉल सेंटर ज्यादा यूज नहीं करते। आउटसोर्सिंग भी पढ़ा हुआ है ना आपने, आउटसोर्सिंग क्या है कि बाहर की कंपनीज आके अपने सारे कॉल सेंटर्स कहाँ पे लगा रही है, इंडिया में लगा रही है। तो ये जो 1991 का इन्वेस्टमेंट थी या कह लो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, इसके बाद ये सारी चीजें क्या हुई, धीरे धीरे करके डेवलप होनी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। बाय एनकरेजिंग, इसके अंदर इन्होंने करा क्या, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को भी क्या करा, किस चीज के लिए करा, टू इन्वेस्ट और एक्सपेंड। बेसिकली इन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर को क्या आप इन्वेस्ट करो, और मल्टीनेशनल को भी क्या कहा कि भैया आप इसके अंदर आके इन्वेस्टमेंट करो, देश को क्या करो, ग्रो करो। अब आप सोच के देखो बेटा, इन केस समझना बात को, जहां जहां पे भी अगर मान लो कि गुड़गांव के अंदर इतनी सारी मल्टीनेशनल नहीं होती, तो क्या गुड़गांव का ये आज हाल होता, बिल्कुल भी, किसी रीजन से भी, कैसे भी सोच लो, कभी भी नहीं होता। रीजन क्या है कि वहां पे जो डेवलपमेंट है हमें लगता है गवर्नमेंट करा रही है, गवर्नमेंट नहीं कराती है। गवर्नमेंट भी कैसे कराएगी आप समझो, मैं आपको सिंपल से एक बताता हूं। हमारे यहाँ के मान लो जी एमएलए है, एमपी है, कुछ भी है, ठीक है। अब आप ये देखो सीपी का एरिया बहुत अच्छा क्यों रहता है, ठीक है, या सिविल लाइंस का एरिया बहुत अच्छा क्यों है, शादरा का ऐसा क्यों है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, वो भी एक सीट लेते हैं, सीधा सा लॉजिक है, सब कमाने आते हैं, सैलरी से तो गुजारा होगा नहीं, उनकी सैलरी ऐसी करोड़ों में तो है नहीं कि आईआईटी का पैकेज दे रहे हो आप उन्हें, वही 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख यही सैलरी ले रहे हैं ना। अब भाई वो आए तो उनका इनकम सोर्स क्या है भाई, जो हमारे यहाँ के लोग टैक्स भर रहे हैं,
ठीक है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं या दुकान वालों से पैसे ले रहे हैं, भाई इनकम तो यही कहलाती है ना उनकी। अब साउथ दिल्ली में पता है भाई, साउथ दिल्ली में दुकानें इतनी है, चांदनी चौक में दुकानें इतनी है, तो ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो पैसा भी उसी हिसाब से देते हैं, तो वहां का डेवलपमेंट भी क्या होता है बच्चे, फिर उसी हिसाब से हो रहा है। ऐसी गुड़गांव में क्या हुआ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई, तो आप क्या सोच रहे हो कि मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा जी मैं यहाँ 50 मंजिल इमारत बनाऊंगी, तो वो 50 मंजिल इमारत बनाने के लिए उसने गवर्नमेंट को भी तो पैसे दिए होंगे पहले परमिशन लेने के लिए, वो परमिशन से गवर्नमेंट के पास पैसा आया, और गवर्नमेंट कंडीशंस कैसे रख देती है आज के डेट में, आप सिंपल समझो, बहुत दूर मत जाओ, पास में ही रहो, क्रॉस रिवर मॉल है, क्रॉस रिवर मॉल के आसपास सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ कब, जब था लीला होटल आया। लीला होटल आने से सिर्फ लीला नहीं बनाया उसने भाई, साथ की जितनी भी रोड थी नियर बाई की सारी की सारी क्या कर दी उन्होंने, डेवलप कर दी। सेकंड क्या आई, अब आपकी आईपी यूनिवर्सिटी आई, आईपी यूनिवर्सिटी आते ही बाहर के रोड्स भी क्या हो गए, ऑटोमेटिकली डेवलप हो गए। तो कंडीशंस भी होती है, कुछ गवर्नमेंट की कंडीशंस होती हैं, और कुछ फिर क्या होता है भाई, एक कंपनी वाला सोचता है 1000 करोड़ की बिल्डिंग बना रहा हूं, अगर मैंने 20-50 करोड़ बाहर लगा भी दिए सड़क पे, तो सड़क भी तो अच्छी होनी चाहिए भाई, आपने घर तो बहुत अच्छा बना रखा है अंदर से, तो एंट्री भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो वही कॉन्सेप्ट होता है मल्टीनेशनल का कि भैया हम कंपनी तो बहुत अच्छी बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, पहले एंट्री अच्छी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे क्या होता है बेटा, लिबरलाइजेशन की वजह से वो सेक्टर जहां पे नए तरीके से सेटलमेंट हो रहा है वो क्या होंगे, आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो होंगे। इसके बाद आता है बेटा, कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्टर्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी जाए किसके अंदर, सिर्फ अभी लिबरलाइजेशन के अंदर। तो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, ये फिट कैसे है, एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। पहले सबसे पहले आया बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया गया ये समझते हैं। कहते हैं इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है बेटा, ये जितने भी सेक्टर्स आप ऊपर देख रहे हो ये सब कौन चलाता है, जितना भी फाइनेंस है वो कौन चलाएगा, हमारे यहाँ पे आरबीआई पढ़ाएगा। ये हमने बैंकिंग में पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पहले समझ लो इसको क्या है। चेन में चल रहा है ये क्या, अभी जो आप ये पढ़ रहे हो फिट, ये किसके अंदर आ रहा है, लिबरलाइजेशन के, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि लिबरलाइजेशन के अंदर चलाए गए। उसका जो पहला रिफॉर्म है वो कौन सा है बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और उस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का जो है उसमें भी अपने रिफॉर्म्स हुए हैं। कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहता है देखो, पहला एफ का मतलब है, कहते हैं बेटा यहाँ पे क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 51%। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा हुआ है। क्या कहता है, जो FII थे सच एज अ मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब उनको क्या दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई कि आप इंडिया में डायरेक्टली आके क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कितनी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 50% या 51% से ज्यादा भी आप करना चाहो तो कर, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा, ऑटोनॉमी टू बैंक टू सेटअप न्यू ब्रांचेस। और बैंकों को क्या दे दी गई, एक तरीके से परमिशन दे दी गई कि आप अगर अपनी अपनी ब्रांचेस और बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको बढ़ा। तो देखो, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस रखी गई, अगर आपका बैंक ये फुलफिल करता है तो आप दूसरी ब्रांच भी ओपन कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। इवन आपको आरबीआई के अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर आया बेटा रोल ऑफ द आरबीआई। सेंट्रल बैंक रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर ऑफ अ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। एज अ रिजल्ट, फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। पहले क्या था बेटा, जो हमारा आरबीआई था ना वो कहलाता था रेगुलेटर। क्या कहलाता था वो, पहले कहलाता था कंट्रोलर, उसके बाद क्या बन गया ये रेगुलेटर। कंट्रोल का मतलब होता है कि जितने भी डिसीजंस आप लोगे किससे पूछ के लोगे, आरबीआई से पूछ के लोगे। रेगुलेटर का मतलब क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है बेसिकली, ठीक है ना, आप स्पीड बढ़ा घटा सकते हो। अब यहाँ पे क्या करा गया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आरबीआई से कुछ चीजें ऐसी हैं अगर बैंक अपने आप भी डिसाइड करना चाहता है विदाउट द परमिशन ऑफ किसके, आरबीआई, तो वो अपने डिसीजंस क्या ले पाएगा, खुद से भी। फिर आता है like ICICI Bank और HDFC Bank, this increased the competition and benefited the consumer through the lower interest rate and the better services। आज की डेट में देखो भाई, सीधा सा लॉजिक है, प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फर्क है आप सबको पता है। अगर आप बैंक जाते हो किसके, भाई हम कहते हैं देखो नॉमिनल डिपॉजिट जो है ना सरकारी सेक्टर में वो कितना है, सरकारी बैंकों में 2000 5000, प्राइवेट सेक्टर में कितना है 11000 21000, ठीक है, मतलब मिनिमम डिपॉजिट जो हमें अपने अकाउंट में रखना है। लेकिन बेटा उस 11000 को देके हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जिंदगी आसान कैसे हो जाती है, आप जाते हो, आप किसी भी चेयर पे बैठ जाओ, वहां पे एक मैनेजर आके आपके पास बैठेगा, आप उसे कहोगे जी मेरा ये काम है, वो फॉर्म भी आपके खुद भरेगा। इवन प्राइवेट बैंक्स तो इतनी फैसिलिटी देते हैं, आपको चेक ड्रॉप भी कराना है तो आप फोन करोगे, अगर आपकी टर्म कंडीशंस अच्छी हैं
मतलब आपका मान लो उसके अंदर कौन सा अकाउंट चल रहा है, एक सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा कौन सा होता है हमारा करंट अकाउंट है, उसमें आपकी ट्रांजेक्शन्स डे बाय डे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा। आप कॉल करोगे वहां से बंदा आएगा, इवन आपसे चेक लेके जाएगा, आपका चेक आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो वो सर्विसेज क्या देते हैं फिर उसी मैटर के ऊपर, उसी लेवल पे आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं वो सर्विसेज, ठीक है। इवन बैंक ने ये तक कह रखा है कि अगर आपको पैसे चाहिए और एक अमाउंट है आपका मान लो, तो आप कहते हो भैया मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को साउथ दिल्ली में अमाउंट चाहिए, तो वो साउथ दिल्ली भी पैसा पहुंचाएंगे आपका, ठीक है। लेकिन वो उन्हीं के लिए होती है जैसे आपके रिलेशन बने हैं, आप किस लेवल पे उस बैंक के साथ डील कर रहे हो। आप अगर अच्छे लेवल पे डील कर रहे हो तो आपका पैसा वहीं पहुंचेगा जहां पे आप उसको कहोगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा दूसरा, ठीक है, लिबरलाइजेशन का दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। क्या किया गया इसके अंदर, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में इन 1991 एज अ इमीडिएट मेजर टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर मेड। हमने पढ़ा था बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था हमारा, बहुत बिगड़ा हुआ था, इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट क्या किया गया, सबसे पहले डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपी की वैल्यू को क्या करा गया, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। और पहले कौन तय करता था बेटा एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट तय करती थी, अब वो किसके ऊपर दे दी गई, गवर्नमेंट के थ्रू कहां पे चली गई, मार्केट पे चली गई। यानी जो अब रेट तय होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर तय किया जाता था। मार्केट डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट क्या कहता है, गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। अब जो रुपी की वैल्यू थी वो गवर्नमेंट के हाथ में, यानी बेसिकली कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी। इफेक्ट, market forces of demand and supply determine the exchange value of the Indian rupee in terms of the foreign currency। और शॉर्ट में अगर हम समझे तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता था बेटा वो कौन करती थी, हमारी डिमांड और सप्लाई करती थी, ना कि पहले की जैसे गवर्नमेंट करती थी, ठीक है। Devaluation of a rupee refers to the reduction in the value of domestic currency by the government to overcome the balance of payment crisis। इससे होगा क्या, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट क्यों कर रही है, समझना, इस पॉइंट को लिंक करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बिगड़ रहा है बेटा, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट अपने करेंसी की वैल्यू को क्या करेगी बच्चे, कम, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट क्या होगा, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, रुपीस की वैल्यू को क्या करती थी उस टाइम पे, डिवैल्यू कर देती थी, ठीक है। बेनिफिट लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट बढ़ता था तो हमारे पास क्या आना स्टार्ट हो जाता था, फॉरेन एक्सचेंज आना स्टार्ट होता था, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्या था। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें बेटा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अपने देखो अब रिफॉर्म्स क्या है, डी रिजर्वेशन अंडर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबोलिशन, प्राइस रेगुलेशन। ये आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे। अब ये डेट देख लेना कब किया गया, 24 जुलाई को क्या लेके आया गया बेटा हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आए गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला क्या था, डी रिजर्वेशन अंडर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो ये पॉइंट अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि गवर्नमेंट ने रिजर्व करी थी, किसके लिए, स्मॉल सेक्टर्स के लिए, कि ये सारा काम कौन करेगा, सिर्फ हमारे यहाँ पे स्मॉल सेक्टर करेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आएगी कभी भी। लेकिन मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन डी रिजर्व। डी रिजर्व का मतलब गवर्नमेंट ने वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी क्या कर सकती थी बेटा, उसके अंदर आगे काम कर सकती थी। फिर आता है रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब reduction in the role of public sector in the future industrial development of the country 17-3 डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमिक जनरेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट। मतलब समझो पहले पब्लिक सेक्टर जो था ना किस पे काम करता था, 17 इंडस्ट्रीज के ऊपर, यानी 17 इंडस्ट्री किसके लिए रिजर्व रखी गई थी, पब्लिक। यानी 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जो कौन चलाता था, सिर्फ सरकार चला सकती थी, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व। लेकिन जब रिफॉर्म लेके आया गया तो 17 से कितनी हो गई, वो 3 हो गई। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है वो कौन कौन सी थी, एक तो डिफेंस, ऑटोमिक एनर्जी और दूसरा क्या है बेटा, रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ 3 है जो कि किसके अंडर चलती हैं आज की डेट में, गवर्नमेंट की। बाकी सब क्या हो गई है, प्राइवेटाइज्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबोलिशिंग, मतलब नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेट अप अ न्यू यूनिट, एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई एक्सेप्ट इन सर्टेन एरिया। एरिया कह सकते हो आप बेसिकली। मतलब समझो आज की डेट में बेटा आप कोई भी काम करते हो तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इतनी जल्दी। इवन कुछ केसेस हैं, जैसे अगर आप क्या खोल रहे हो, मेडिकल शॉप खोल रहे हो, लिक्विड शॉप खोल रहे हो, तो इन चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। अदरवाइज, या डॉक्टर का खोल रहे हो आप कोई काम, तो डॉक्टरी से रिलेटेड क्या होगा, आपको लाइसेंस इशू कराने पड़ेंगे। हॉस्पिटल्स खोल रहे हो, ठीक है, यानी जो बेसिकली डायरेक्टली किससे लिंक होती है, हमारी जान से लिंक है, किसी भी इंसान की जान से जो डायरेक्टली लिंक करती है ना, उन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने फिर भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। बाकी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कुछ भी खोलो, आपकी मर्जी है, आप बिजनेस चला सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी रेस्ट्रिक्शन। रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कहते हैं इन मैनी इंडस्ट्री द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू द फोर्सेज ऑफ मार्केट। मतलब
पहले क्या होता था बेटा, हर चीज किसके ऊपर डिपेंड थी, गवर्नमेंट। प्राइस कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन सी चीज कब बेचनी है, कितने में बेचनी है, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। अब वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और उसके अंदर क्या कर दिया गया बच्चे, सारा का सारा किसके ऊपर आ गया, ये फोर्सेस ऑफ मार्केट, मतलब डिमांड और सप्लाई की बेस पे आजकल पूरी इकोनॉमी चल रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया बेटा हमारा, यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म आया। टैक्स रिफॉर्म के अंदर देखो क्या करा गया, कहते हैं रिफॉर्म्स रेफर्स टू रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज अ फिस्कल। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट के द्वारा अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में जो चेंज लेके आया जाता है उसी क्या बोलते हैं बेटा, वैसे फिस्कल पॉलिसी। टैक्सेस टाइप्स क्या है, एक है बेटा हमारा डायरेक्ट टैक्स और क्या है एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, consist of taxes on income of individual as well as profit of the business enterprises, for example income tax and corporate tax। इसको वैसे समझ लो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब बेसिकली मैंने आपको जो बताया हुआ, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यानी डायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। मतलब अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो उसका टैक्स किसको देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। अगर मेरा घर है तो उसका हाउस टैक्स भी किसको भरना पड़ेगा बेटा, हमें ही भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका बर्डन आप किसी और के ऊपर नहीं डाल पाओगे। दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कहते हैं रेफर्स टू दोज व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर फॉर एग्जांपल जीएसटी। अब होता क्या है, ये इनडायरेक्ट कैसे हुआ, द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। कैसे शिफ्ट किया ये समझो, जीएसटी पे किसको करना है, दुकान वाले ने ले किससे रहा है, वो हमसे ले रहा है, तो उसने बर्डन किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे। पे किसने करना है, उसने खुद करना है। तो जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते वो सारे क्या है बेटा, डायरेक्ट टैक्स है। अब टैक्स रिफॉर्म में क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। मतलब क्या है बेटा, कहते हैं इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर फुलफिलमेंट ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। देखो आज की डेट में पता है क्या है, अगर आप यूट्यूब पे 2-3 बार वीडियोस देख लोगे ना, टैक्स कैसे भरी जाती है इंडिविजुअल की, रिटर्न कैसे भरते हो, तो आप खुद से रिटर्न भर सकते हो, इतना ईजी कर दिया गया है, ठीक है। आप उसमें अमाउंट डालते जाओ, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप आपके टैक्स डिडक्शन करके क्या करेगा, सारा कुछ अलग कर देगा कि आपका इतने का टैक्स भरा, आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो जो प्रोसेस थी ना, इसको क्या करा गया बेटा, काफी सिंप्लीफाई करा गया ताकि इजीली क्या कर सके, टैक्स पेयर अपना टैक्स पे कर सके। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, कहता है ह्यूज रिफॉर्म हैज बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्स टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर द गुड्स एंड कमोडिटीज। देखो क्या होता था बच्चे पहले, अगर मैं पहले लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये कुछ टाइप्स बताए हैं, बहुत सारे थे ऐसे, ठीक है। ये क्या थे, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स। आज इन सबको मर्ज करके इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बना दिया, क्या कर दिया हमने, टैक्स को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया ना बच्चे, क्यों, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। रिडक्शन इन द टैक्सेस, कहता है सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कंटीन्यूअस रिडक्शन इन द इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट वर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब होता है लोग जो चोरी करते थे या भरते नहीं थे। एक्चुअल में क्या होता था, पहले 50% टैक्स लिया जाता था आपकी इनकम पे, वो धीरे धीरे करके क्या किया जा रहा है, रिड्यूस। फिर उसके क्या बनाए गए, स्लैब्स बना दिए गए। अब स्लैब जो रिसेंट टैक्स पॉलिसी आई है उसमें स्लैब्स को भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जैसे पहले क्या होता था, 5 लाख तक नील होती थी, पहले होती थी 2.5 लाख तक नील, अब कितनी हो गई है बेटा, वो 5 लाख तक नील हो गई है। 5 लाख तक नील का मतलब अगर आप साल में 5 लाख रुपए कमाते तो उस पर आपको कोई टैक्स, ठीक है। तो वो पॉलिसीज भी क्या हो रही है, जाके चेंज होती जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफी ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है उसके अंदर भी आपको। देखो बच्चे यहाँ पे, फिर इसके अंदर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। मतलब बेसिकली समझ लो जितनी भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी या ट्रेड पॉलिसीज थी उसको क्या कर दिया गया बेटा, यहाँ पे लिबरलाइज कर दिया गया। बाहर से कोई भी आके अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता था, जैसे हमने पढ़ा कि पहले के मुकाबले 51% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। दूसरा क्या था कि काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया बाहर की, कि आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, जिसे हम एमएनसीज के नाम से जानते हैं, कि आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा ट्रेड एंड, क्या किया गया इसके अंदर, पहला फास्ट रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसको आप जानते हो बेटा इसके नाम से कोटा रेस्ट्रिक्शन। यानी कि जो आप बाहर से मंगाते थे सामान, उसके ऊपर एक कोटा रेस्ट्रिक्शन होती थी कि इस लिमिट से ज्यादा या इतनी यूनिट से ज्यादा आप सामान नहीं मंगवा सकते। उस रेस्ट्रिक्शन को कहते हैं मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन डिजर्व, पहले डिजर्व कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटीज रिडक्शन का मतलब जो बाहर से चीजें आती थी उसके ऊपर टैक्स क्या लगता था पहले, ज्यादा, अब उस टैक्स को भी क्या कर दिया गया बेटा, काफी कम। कहता है इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट। रिलैक्सेशन ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, कहते थे इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम वाज एबोलिश्ड, एनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री
to import raw material at better price which raised their efficiency and made them more competitive। मतलब समझो भाई, जब हम पहले सामान मंगवाते थे ना, उस पर गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते थे। एक चीज आ रही है मान लो वहां से 10 रुपए की, ठीक है, उस 10 रुपए पे क्या लगा दिया बेटा आपने, 2.5-3-4 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो आपको वो कितने की पड़ रही है यहाँ पे आगे, 14 रुपए की। जब आपको वो रॉ मटेरियल 14 रुपए का पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली बात है क्या होगी, हाई होगी। जब गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी, तो जो आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हो उसकी कॉस्ट क्या हो गई बेटा, कम, जिससे कि आप मोर एफिशिएंट तरीके से क्या कर पा रहे थे, सस्ते रेटों में चीजों को बनाने के लिए काबिल बन पाए या उसको आप बना पाए। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल का मतलब है कि जो हम बाहर से बेचते थे उसके ऊपर भी हमने टैक्स को क्या करा, कम करा। कैसे? एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव टू इंक्रीज द कंपिटिटिव प्रोपोजिशन ऑफ द इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखो सीधा सा लॉजिक है, अगर हम बाहर से सस्ता खरीदना चाहते हैं तो सामने वाली कंट्री भी तो यही डिमांड कर रही होगी कि इंडिया से जो माल आ रहा है वो महंगा आ रहा है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया वालों ने भी क्या करा बेटा, उसके ऊपर क्या करा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी, जिससे कि वो माल सस्ता हो और बाहर की कंट्रीज में क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बिक पाए, जिससे कि हमारी भी पहचान हो, यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे गुड्स बनता है इंडिया के अंदर, उस तरीके का।